अरे अब जब मैं इमेजिन करके मेरे को हंसी आ रही है कि सीन चल क्या रहा होगा घर में, पिट कौन रहा होगा इस टाइम। मे बी प्रवीण इनका भाई पिट रहा होगा। ओके, अरे अरे स्टैंडर्ड बच्चे आ गए हमारे 45, जिसमें से एक मैं खुद ही होती हूँ। बहुत बढ़िया। तो आज की क्लास में हमने क्या रिवाइज करना था? 11th क्लास 11th। क्लास 11 का हमने सेल पढ़ना था आपने साथ में। मैम तो हमने क्या करना था, हमने कोशिश करना था कि हम कुछ क्वेश्चन लगाएंगे 11 के और उसके साथ 11 को रिवाइज करेंगे। अब देखो हम करेंगे एनसीईआरटी का पहले रिवाइज, क्योंकि पहले तुम वो तो कर लो उसके बाद बाहर का करना, पहले घर वाली चीजें तो निपटा लो ठीक है। तो मैंने तुम्हें बहुत कायदे से 1 हफ्ते का समय दिया था बता के, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है आधे बच्चों ने किया नहीं होगा, वैसे हो तो तुम भी पागल ही। तो आज तुमको उसकी दिक्कत होगी। तो अब हम क्या करेंगे, हम उसको रिवाइज करेंगे। शीतल मैं बोल लूं, मैं तेरे को म्यूट कर दूं? धन्यवाद। तो अब हम क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चन निकालेंगे, उसके थ्रू हम एनसीईआरटी के साथ रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। बहुत ऑब्वियस है 1 घंटे में, जिसमें तुम ऑलरेडी 5 मिनट लेट आते हो और 2 मिनट मुझे हंसने में लगते हैं, 7 मिनट का टाइम लग गया। तो 1 घंटे में ऑब्वियसली हो तो पाएगा नहीं सारा चैप्टर ना, सेल तो बहुत बड़ा चैप्टर है। बट वी विल ट्राई कि हम उसका कुछ सेक्शन करें, तो आपको पता चले आप कैसे पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट फ्राइडे व्हाट वी विल डू इज, नेक्स्ट फ्राइडे आपका एक टेस्ट होगा क्लास में, ठीक है। 30 मिनट्स का आपका टेस्ट होगा, 30 मिनट्स उस क्वेश्चन की डिस्कशन होगी। अब मेरे को पता चला कि तुम में से बहुत चालाक बच्चे भी हैं जो क्या करते हैं, गूगल कर लेते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गूगल पे मिल ही जाते हैं। तो वो जो टेस्ट का क्वेश्चन है वो मैं खुद बनाऊंगी मैं एनसीईआरटी से, ये मैं तुम में कसम खा के कहती हूँ, बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा, किंतु करने खुद पड़ेंगे, समझ आई? यो मैम पढ़ के आना पड़ेगा। ओके। तो एक और हफ्ता है अच्छे से रिवाइज करने का, तुम्हें सारे क्वेश्चन लगाने हैं। तुमको पूरे हफ्ते में जब भी डाउट होगा तुम मुझसे पूछ सकते हो। मैं एक एक्स्ट्रा क्लास रख लूंगी जिसमें सारे डाउट्स भी ले लूंगी, ठीक है। कौन से चैप्टर के? बेटा सेल और कौन से चैप्टर के? फेल दिया भाई को? पहला तो तू नहीं है, मुझे पूरा विश्वास है। वेटेज क्या होता है इस चैप्टर? इस चैप्टर का बहुत अच्छा वेटेज है। सेल जो फंडामेंटल, सेल का जो वेटेज है ना, वो एक्चुअली दूसरे चैप्टर से कंबाइन होकर आता है। सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ज्यादा क्वेश्चन सेल साइकिल सेल डिवीजन से आते हैं, लेकिन ये कंबाइन होकर आ जाता है। तो अगर मैं इसको कंबाइन होकर ही बोल दूं तो इन दोनों से मिला के आराम से 6 मार्क्स का क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। 6 to 8 का क्वेश्चन का रेशियो रह सकता है। ओके। और ये चैप्टर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर में जो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट है ना, वो कंबाइन होकर आता है प्लांट फिजियोलॉजी में। प्लांट फिजियोलॉजी में फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन आएगा, तो वहां पे इसका बेस है जो वहां पे तेरे काम आएगा। तो उसको समझने में भी तेरी मदद होगी, जो खुद प्लांट फिजियोलॉजी अपने आप में 30 to 40 मार्क्स की वेटेज रखती है। तो सोचो ये कितना इंपॉर्टेंट है, राइट? तो 6 to 8 क्वेश्चन का ये चैप्टर है, तो इसको अच्छे से कर लेते हैं जितना रिवाइज हो सकता है, ठीक है। तैयार करूँ स्टार्ट? यो मैम चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 and 10, 11 and 10 ना, एक में चेक करना, क्वेश्चन मैं स्किप करवा रही। हाँ 11 and 10। इसके बाद हर्ष तेरा डाउट था ना, मैं ले लेती हूँ, ठीक है। डाउट था ना तुझे? ओके प्रवीण, दोनों का बी। ओके ओके बेटा, उधर किसका सी? 2 क्वेश्चन है, लिखे एक बार लिख तो देना क्वेश्चन नंबर। जैसे मुझे फर्स्ट 10 आंसर्स आएंगे मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, सो मेक श्योर आप जल्दी आंसर करो, अदरवाइज आपको क्वेश्चन करने का मौका नहीं मिलेगा। ओके शीत। ओके अब आया आंसर। गुड आकांक्षा, आर्यन, हेमानी, काजल, राज, शालिनी, हरीश, आंचल, राशि, हर्ष, ज्योति,
शिल्पी, नियति, सोनिया, अंशिका, शगुन, दीपक, सरू, सुरु, प्रीति, रिया, कशिश, अक्षिता। चलो इसके बाद जो भी आंसर आया छवि, नेक्स्ट टाइम थोड़ा जल्दी कोशिश करना। गुड उदय, चलो आओ करके देखते हैं। देखो पहले क्वेश्चन में रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढनी है, दूसरे में आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट ही ढूंढनी है, राइट। तो थोड़ा सा इसको पढ़ ले क्विकली। एनसीईआरटी खोलो। मैम देखो ओके जी। सो एनसीईआरटी खोलोगे, सबसे पहले आपको नाम आते हैं, साइंटिस्ट का नाम इंपॉर्टेंट है। आपको सबसे पहले लिखा होता है एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक। ये वो था जिन्होंने सबसे पहले लाइव सेल को ऑब्जर्व किया था, ठीक है। तो लाइव सेल के साथ एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक का नाम है। आपको यहाँ पे 3 नाम याद रखने हैं। पहले आता है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक थे जिन्होंने सबसे पहले सेल को स्टडी किया था, पर वो सेल था डेड सेल। रॉबर्ट हुक के बाद नाम आता है एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक का, जिन्होंने डिस्कवर किया था लाइव सेल, उन्होंने उसको स्टडी किया था अंडर माइक्रोस्कोप। उसके बाद नाम आता है रॉबर्ट ब्राउन का। तो रॉबर्ट हुक एंड रॉबिन ब्राउन के नाम में कंफ्यूजन आता है। बेटा बीच में मत बोल, 4 बच्चों को समझ नहीं आएगा, राइट। अभी चुप हो जा। तो रॉबर्ट ब्राउन का नाम आता है जिन्होंने क्या किया था, न्यूक्लियस को बेसिकली स्टेन कर लिया था। तो न्यूक्लियस को उन्होंने एक तरह से डिस्कवर किया था, पहली बार न्यूक्लियस को देखा गया था। ये 3 नाम इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये मेंशन होते हैं। नाउ सेल थ्योरी की बात करें तो बेटा पहले, अभी तो हमें पता है ना, सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, लेकिन उस टाइम पे नहीं पता था। तो सेल थ्योरी बताती है कि पहली बार किसी ने ये डिफाइन करने की कोशिश करी कि हमारी बॉडी किससे मिलके बनी है। देखो सबसे छोटा जो कण है वो है तो एटम, सब बने तो एटम से ही है। सेल के अंदर भी जाओगे तो फाइनली वो एक एटम ही है, राइट। लेकिन हम थोड़ा उसको बाहर पढ़, थोड़ा और बायोलॉजी में जब हम स्टडी स्टार्ट करते हैं, हम सेल से स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री लेवल पे जाओगे तो आप एटम पे जाओगे, राइट। तो सेल थ्योरी पे क्वेश्चन कैसे बन सकता है, बहुत क्वेश्चन आते हैं इस पे। देखो सेल थ्योरी में आपको सबसे पहले 2 साइंटिस्ट का नाम याद रखना है, शेल्डन एंड शॉन, राइट। सो मैथियस शेल्डन। अब मैथियस से आपने कभी मेथरे सुने? मेथरे, क्या मैम? मेथरे, मेथरे, नो मैम। नो मैम। मेथी, मैम पर्सन का नेम मेथी वेजिटेबल होता है या एनिमल होता है? वेजिटेबल। है ना। तो मेथी से याद रखना, हाँ मेथी से इज वेजिटेबल ना, तो इससे याद रखना इट इज अ जर्मन बॉटनिस्ट। तो शेल्डन बॉटनिस्ट थे। अभी बोलोगे ना ये नाम, ऐसी चीजें याद करने की जरूरत होती है, नीट कॉन्सेप्चुअल वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में पूछ लेता है, वहां फंस जाओगे, ठीक है। तो मेथी से याद रखना ना कि ये बॉटनिस्ट थे, क्योंकि प्लांट की बात हो रही है। इन्होंने प्लांट को ही स्टडी किया और इन्होंने बताया कि जो प्लांट होते हैं ना, ये डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से बने होते हैं जो मिलकर टिश्यू बनाते हैं प्लांट में। इन्होंने इस तरीके का एक टर्म दिया। ये स्टेटमेंट इनकी थी, स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। इसके 1 साल के बाद 38 के बाद 39 में एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम है शॉन, ठीक है। तो थियोडोर शॉन, शॉन मतलब शान से। अब शान से कौन जीता है? राजा। एनिमल। ह्यूमन। क्या राजा बोल लो, रानी बोल लो, बेटा रानी भी जी सकती है ना। तो शान से जीते ह्यूमन। तो ये थे जूलॉजिस्ट, आपको ऐसे याद रह जाएगा। इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहले तो एनिमल सेल को स्टडी किया और इन्होंने बोला कि एनिमल सेल जो होते हैं ना, उसके बाहर एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पहली स्टेटमेंट इन्होंने ये दी। दूसरी स्टेटमेंट इन्होंने कहा मैं सिर्फ एनिमल ही स्टडी करूंगा, मैं तो प्लांट भी स्टडी करूंगा। इन्होंने प्लांट को भी स्टडी किया और उन्होंने कहा कि जो प्लांट है ना, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके बाहर भी एक लेयर होती है। तो प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भी एक लेयर होती है जिसको आप बुलाते हैं सेल वॉल। है ना। इन्होंने कहा प्लांट का भी बताऊंगा, इन्होंने दूसरी लाइन दी। ऑन द बेसिस ऑफ दिस, अब ये ना ध्यान से सुनना, कॉन्ट्राडिक्शन है यहाँ पे, इसलिए शॉन ने प्रपोज की थी हाइपोथेसिस दैट बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट सेल से बनी होती है या सेल के प्रोडक्ट से बनी होती है। मतलब प्लांट और एनिमल की बॉडी सेल से और सेल के प्रोडक्ट से बनी होती है। अगर एग्जैक्टली ये हाइपोथेसिस आता है तो क्रेडिट दोगे शॉन को। अगर नीट में दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे पहले सेल थ्योरी किसने दी थी, तो पहली जो सेल थ्योरी थी वो फॉर्मुलेट की गई है शेल्डन एंड शॉन। देखो ये जो मैंने आपको स्टेटमेंट बताई है ना, ये है तो सेल थ्योरी। अब इन्होंने कॉन्सेप्ट उठाया था शेल्डन का भी और शॉन ने मिल के सेल थ्योरी दी है। लेकिन अगर स्पेसिफिकली ये वाली लाइन आएगी ना, ये वाली लाइन हाइपोथेसिस वाली, तो आप सिर्फ शॉन का नाम लिखोगे। समझ आया? यो मैम। इन्होंने बस ये नहीं बताया कि पहला सेल कैसे आया, वो कमी पूरी कर दी थी बिर्चो ने, ठीक है। बिर्चो ने बैठ के बहुत विचार किया और उन्होंने बोला मैं बताता हूँ। उन्होंने वो खड़े हुए और उन्होंने बोला ओमी सेलुला ई सेलुला, किसी को समझ नहीं आया। फिर उसको ट्रांसलेट करके बताया गया कि बेटा जितने भी सेल अराइज हुए हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आए हैं। तो जो 2 टर्म्स आती है सेल थ्योरी के अंदर वो ये है। क्लियर है? यस मैम। ठीक है। अब ये वाले पेज पे आओ।
इस पेज पे आपको जर्नल पॉइंट्स दिए जो आप आगे भी पढ़ोगे, तो आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो। अब इस पेज पे स्पेसिफिकली इसलिए आई हूँ क्योंकि तेरा डाउट था ना माइकोप्लाज्म, किस पे डाउट था तेरा? मीजोसोम पे था, ठीक है। इसमें क्वेश्चन है जो बार बार आता है, देखो माइकोप्लाज्म दिख रहा है सबको? यस यो मैम। इट इज द स्मॉलेस्ट सेल, यो सिर्फ मैम। 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ होता है, ठीक है। तो आपसे पूछ सकते हैं सबसे छोटा सेल कौन सा है और सबसे बड़ा सेल कौन सा है दुनिया का? Osteocyte. हाँ, तो माइकोप्लाज्म इज द स्मॉलेस्ट सेल। हाँ, माइकोप्लाज्म इज अलग वर्ड है और मीजोसोम अलग वर्ड है, ठीक है। आगे चलते हैं, अभी हम इस पे पहुंचे नहीं, अभी आ रहे हैं इसमें। प्रोकैरियोटिक सेल है ना ये, थोड़ा सा वेट करो। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल ये है, ये सीधे सीधे क्वेश्चन आ रहे हैं। अब आते हैं प्रोकैरियोटिक सेल पे। तो बेटा तेरा क्वेश्चन था ना माइकोप्लाज्म और पीपीएलओ पे, राइट? यो मैम. देख, माइकोप्लाज्म पीपीएलओ को यहाँ पे एंड करके लिखा है, फिर एनसीईआरटी इसी को खुद ही कॉन्ट्रडिक्ट करती है। तो अगर सारी बुक्स पढ़ के जो मुझे समझ आया वो ये कह रहे हैं कि माइकोप्लाज्म और पीपीएलओ को स्कूल लेवल पे एक ही तरीके से कंसीडर किया जाता है, ठीक है। अब दिक्कत ये है कि इसके साइज में फर्क आया था, राइट? तो देखो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, ये वाली पिक्चर खोलो सारे। यहाँ पे इन्होंने साइज बताए, इस बात को ध्यान से करना क्योंकि इससे क्वेश्चन आ सकता है। इन्होंने कहा जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया को जो साइज होता है, टिपिकल साइज क्या है? 1 to 2 माइक्रोमीटर, ठीक है। अब जो सबसे छोटा वाला बिल्कुल माइक्रोबियल है, जो सबसे छोटा स्ट्रक्चर आ जाएगा बिल्कुल, दैट इज पीपीएलओ। इसको हम, इसका स्ट्रक्चर इन्होंने लगभग 0.1 माइक्रोमीटर बोला, करेक्ट? ठीक है। तो माइकोप्लाज्म जो सबसे छोटा सेल है, दैट इज ऑल्सो बैक्टीरिया ना। अब ये ऊपर कह रहे हैं कि बैक्टीरिया का स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर तो है 1 और 2, लेकिन यहाँ पे बोल रही है 0.1 इसको बोल रहे हो, तो यहाँ पर एक कॉन्ट्रडिक्शन इसका आ जाता है साइज का। तो देख खर्च, अगर वो स्पेसिफिकली तुझसे पूछेंगे पीपीएलओ का स्ट्रक्चर, तो तू टिक करके आ सकता है 0.1 माइक्रोमीटर, क्योंकि इसने आगे लिखा है अबाउट। अबाउट का मतलब है एग्जैक्ट नंबर नहीं है, ये बीच का नंबर है, समझ आया कि लगभग इसके पास है। अब दूसरा साइज कहाँ लिखा था, कौन से पेज पे था? 126 पे. 126 और क्या साइज लिखा है? 0.3 0.3 माइक्रोमीटर. 0.3 माइक्रोमीटर, ये लिखा है ना माइकोप्लाज्म का। यो यस। तो अगर मैं बोलूं पीपी, अगर देख, अगर वो स्पेसिफिकली तुझसे पूछा माइकोप्लाज्म का और ऑप्शन में 0.3 लिखा है, तो तुम 0.3 के साथ जाओगे। अगर स्पेसिफिकली पीपीएलओ का पूछेगा और वहां पे 0.1 लिखा है, तो 0.1 के साथ जाओगे। लेकिन अगर नंबर रेशियो में लिखा है, अगर वैल्यू रेशियो में आई है, तो आंसर क्या लिख सकते हो? 0.1 से लेकर 0.3 तक। तो अगर तुम मुझसे एक्चुअल में इसका साइज पूछोगे तो उसकी रेंज होगी पीपीएलओ/माइकोप्लाज्म, ये होगा इसका एक्चुअल साइज। इसकी रेंज के बीच में है, क्योंकि ये भी तो वेरी करेगा ना, समझ आए? यो मैम. ठीक है, तो ये रेंज स्मॉलेस्ट सेल का साइज क्या हुआ फिर? 0, हमने तो यही देखो, इसने सबसे पहले तो 0.1 ही मेंशन करा था ना पीछे, 0.3 सॉरी 0.3 मेंशन करा था ना। वही मैं कह रही हूँ, अगर स्पेसिफिकली उसने माइकोप्लाज्म बोला तो 0.3 लिख के आएगा। अगर उसने पीपीएलओ बोला तो फिर तुम 0.1 पे टिक करोगे। और अगर उसने ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं करा, तुझे रेशियो में नंबर दिया, तो 0.1 से 0.3। तो अगर स्मॉलेस्ट बोलेंगे तो माइकोप्लाज्म में अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आंसर वुड बी 0.3 माइक्रोमीटर. हाँ, यस, क्लियर। यो यहाँ पे इन्होंने जिस कंपेयर करे हैं साइज, देखो बैक्टीरिया का साइज 1 to 2 माइक्रोमीटर, पीपीएलओ का साइज छोटा हो गया, फिर वायरसेस का साइज आ रहा है 0.02, और भी छोटे हो गए, और टिपिकल यूकैरियोटिक सेल का साइज बड़ा दिखाया है 10 to 20 माइक्रोमीटर। तो इस चैप्टर में ना माइक्रोमीटर सबसे ज्यादा तंग करेगा तुम्हें, माइक्रोमीटर एंड और कौन सा यूनिट आता है? नैनोमीटर. नैनोमीटर। हाँ, तो जब भी पढ़ोगे ना यूनिट ध्यान से पढ़ लेना। तो सबसे बड़ा यूकैरियोटिक सेल है, फिर बैक्टीरिया सेल्स है, उसके बाद पीपीएलओ है, फिर वायरसेस है, समझ आई? Right. Oh, you man. Right. अब प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं, कहाँ पहुंचे थे हम? हाँ देखो, अब के बाद हाँ, अब जब प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर पढ़ते हो ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बैक्टीरिया का मोनीरा के केस में स्ट्रक्चर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके बिना नहीं जाना है। क्विकली थोड़ा सा रिवाइज कर ले इसको, यो मैम। ज्यादा नहीं कराऊंगी मैं क्योंकि ज्यादा हो नहीं पाएगा, राइट। तो अगर आप बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर निकालते हो तो कैसे निकालते हो? देखो, हर सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होगी, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके बाहर एक छोटा सा स्ट्रक्चर होगा जिसके आप क्या बुलाते हो, जो हार्ड होता है और नॉन लिविंग मटेरियल से बना होता है? सेल वॉल। वॉल। हाँ, और बैक्टीरिया के पास एक और आउटर लेयर होती है, उसको क्या बुलाते हैं? ग्लाइकोकैलिक्स.
ग्लाइकोकैलिक्स, शाबाश, वेरी गुड। 3 लेयर से बनता है। यस मैम। Yes, ma'am. अब देखो, अगर ग्लाइकोकैलिक्स बहुत हार्ड है तो मैं इसे क्या बुलाऊंगी? कैप्सूल। हार्डेस्ट लेयर। कैप्सिड। हाँ, और अगर थोड़ा लूज है तो? लाइम लेयर। लाइम। टाइम। मैंने पूछा था तुम्हारे टीचर से, तुमने सेल चैप्टर बहुत डिटेल में कर रखा है ना? यो मैम। Good. तो बेटा ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ एक्सटेंशन करेगी तो कौन सा स्ट्रक्चर बनाएगी? मीसोसोम। राइट। और अगर ये बाहर, अगर अब हम सेल वॉल से बाहर की तरफ एक स्ट्रक्चर निकालेंगे तो देखो आपको बैक्टीरिया के अंदर कुछ चीजें मिलती है। एक है मूवमेंट के लिए आपको एक स्ट्रक्चर मिलता है जिसका नाम है फ्लैजिला। 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 तो फ्लैजिला मूवमेंट में मदद करता है कि बैक्टीरिया एक जगह से दूसरी तरफ जा रहा है, ठीक है। एक होता है उससे छोटा स्ट्रक्चर जिसको अपन बोलते हैं सिलिया। सिलिया। सिलिया क्या करता है? सिलिया का देखो, सिलिया मूवमेंट में मदद करता है, लेकिन सिलिया का मेन काम होता है कि आसपास की चीजों की मूवमेंट कराता है। मतलब अगर बैक्टीरिया ऐसे बैठा है ना और उसके आसपास पानी है तो सिलिया क्या करेगा? तुम्हें कैमरा ऑन है ना? नो बताओ। तो सिलिया करेगा, देखो फ्लैजिला तो ये है मेरी बाजू, मूव करा रहा है बैक्टीरिया को, ठीक है। सिलिया ये मेरी फिंगर्स है। तो बेशक बैक्टीरिया एक जगह बैठा है पर सिलिया ऐसे मूव करेगा और आसपास के मीडियम को मूव कराता है। तो सिलिया का काम होता है आसपास के मीडियम को मूव कराना। जैसे हमारी पूरी ट्रैकिया में सिलिया लगे होते हैं ना, चीजों को मूव कराते हैं, राइट। यो मैम। वर्ड आता है पिल्लाई। पिल्लाई क्या होता है? मैंने कल बोला था ये पढ़ने के लिए। कंजुगेशन। कॉन्जुगेशन में मदद करता है। मतलब कि जैसे दो बैक्टीरिया है ना, ये एक बैक्टीरिया, ये एक बैक्टीरिया है। अब इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा? ये एक दूसरे के साथ ब्रिज बना लेंगे, ठीक है। दिस इज अ पिल्लाई। ये ब्रिज के थ्रू ये बैक्टीरिया अपना जेनेटिक मटेरियल साथ वाले बैक्टीरिया को दे देगा, राइट। अपना प्लाज्मिड भी ऐसे ही एक्सचेंज कर लेते हैं। तो कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाने में मदद करता है हमारा पिल्लाई। समझ आया? फर्टिलिटी फैक्टर। हाँ, फर्टिलिटी, राइट। सो रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढनी है हमें। आई थिंक अब हम इस कर पाएंगे क्वेश्चन। देखो, बैक्टीरिया सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। जो बैक्टीरिया, जो ट्रू बैक्टीरिया होते हैं उनकी वॉल, इसको ना ट्रू बैक्टीरिया कर लेना। जो ट्रू बैक्टीरिया होते हैं उनकी वॉल पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है। सत्य है ये? यस। सत्य है। Villi and fibri are mainly involved in motility of bacterial cells. सच है ये? नो मैम। थोड़ी रिव्यू में इन्वॉल्व है, वो तो रिप्रोडक्शन में था, राइट। साइनोबैक्टीरिया लैक फ्लैजिलेटेड सेल। सही बात है, उनके पास नहीं होते हैं। यस। क्योंकि सारे बैक्टीरिया मोटिलिटी शो नहीं करते, कुछ करते हैं कुछ नहीं करते हैं, राइट। साइनोबैक्टीरिया इज जो फोटोसिंथेसिस करने वाला है तो ये नहीं करता मोटिलिटी शो ना। माइकोप्लाज्मा इज अ वॉललेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो इसके पास नहीं होती है सेल वॉल। ये इसका नीट का क्वेश्चन है, क्लियर? तो ये बात भी यो मैम। तो माइक्रोप्लाज्म के साथ अब इस चीज को ऐड कर लेंगे, क्लियर? एम्पिलाई एंड फिम्ब्रे किसी भी चीज के साथ अटैच करने के लिए यूज हो सकते हैं। क्या चीज? एम्पिलाई एंड फिम्ब्रे किसी भी चीज के साथ अटैच करने के लिए नहीं, यूज हो सकते हैं ना। पिलाई सिर्फ एक सेल से दूसरे सेल के बीच में कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाने के लिए यूज होता है। जो फिमरा होता है ना, वो किसी भी सबस्ट्रेटम से अटैच होने के लिए यूज होता है। तो अगर मैंने खाया खाना और उसमें बैक्टीरिया मेरे पेट में चला गया और बैक्टीरिया मेरे स्टमक की वॉल के साथ लगना चाहता है तो वो फिम्बरी की वजह से लगेगा, पिलाई की वजह से नहीं। ओके, यो मैम। ठीक है, चलो तो आंसर वुड बी बी। नीचे आते हैं और एक बार स्ट्रक्चर पे आते हैं। बेटा अब जो प्लांट होता है, सॉरी बैक्टीरिया होता है, अब बैक्टीरिया के पास अगर एक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है तो इसको क्लोरोफिल भी तो रखना है। तो क्लोरोफिल के पास इसके पास अलग से चेंबर होता है, इसको क्या बुलाते हैं हम? कितने इनोसेंटली बोलेगा, पता नहीं नहीं बट हाँ ऑप्शन देना ना। क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोफोर। इसमें इसके पास इसका अपना क्लोरोफिल होता है। अब देखो, अब इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो सर्कुलर होगा, सर्कुलर डीएनए बनाते हैं हम लोग, राइट। यो इस भाई के पास अपने राइबोसोम होंगे, कौन से वाले? 70s। 70s। ठीक है, हाँ, जिसमें एस होता है स्वेडबर्ग यूनिट, ठीक है। अभी पढ़ेंगे इसको, आ जाएगा जब आगे, कोई चक्कर नहीं है। अब देखो, इसमें आपको याद है ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन यूकैरियोट्स के प्रोकैरियोटिक सेल्स के केस में साथ साथ में चलता है। इसमें पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन नहीं होता। जो तुमको समझ नहीं आया ना मैंने क्या बोला है, तो सर पे मार लेना, क्योंकि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में बहुत डिटेल में पढ़ा था हमने कि प्रोकैरियोटिक सेल में पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन नहीं होता। क्या 3 स्टेप होते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन के?
Tapping, taming, Slicing, supply. capping, tailing. slicing, peeling. हाँ यस। तो यहाँ पे जैसे ही mRNA स्ट्रैंड बनता है ना, उसी के साथ आके राइबोसोम लग जाते हैं। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को mRNA स्ट्रैंड में बहुत सारे राइबोसोम लगे, इसे हम क्या बुलाते हैं? Polysome. Polysomes. पॉलीजोम्स या फिर पॉली राइबोसोम्स। Ribosome. Polyribosomes. गुड। अब इसने क्या किया, कुछ खाना ही स्टोर करके भी तो रखेगा ना, तो जो खाना ही स्टोर करके रखता है उसको अपन क्या बुलाते हैं? Inclusive bodies. इंक्लूजन बॉडीज। हाँ, Inclusion. इंक्लूजन बॉडीज। इनके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। देखो अगर मैं बोलूं, ऐसे समझ लो टिफिन बॉक्स है ये, तो टिफिन बॉक्स के आसपास कोई खासा मेम्ब्रेन नहीं है, ये बस खाने का मटेरियल। जैसे स्टार्च है, तो स्टार्च का मॉलिक्यूल इकट्ठा होकर एक जगह पड़ा है, उसने आसपास कोई मेम्ब्रेन नहीं बनाई। तो इंक्लूजन मॉलिक्यूल खाने के डब्बे होते हैं जिनके आसपास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती। इतना क्लियर है? Yes, Yeah. ठीक है, इतने से भी देखो दूसरा क्वेश्चन निकल सकता है। Which of the following statement about inclusion bodies is incorrect? गलत वाले ढूंढनी है। देखो, they are not bound by any membrane, ये सही है? Yes. गलत ढूंढना था, यहाँ पे गलत मिला। These are involved in injection of food particles, ये इन्वॉल्व होती है खाने को अंदर लेने के लिए। इंजेक्शन मतलब खाना, इससे इन्वॉल्व होती है। No. 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 They are involved in storage of reserve food particle, खाने के प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं है, वो बचे हुए खाने को स्टोर करने में है। They lie freely in the cytoplasm, बिल्कुल आजाद है। Yes. These represent reserve material in cytoplasm, बिल्कुल। yes, That would be B. B। आवाज ठीक है। तो स्ट्रक्चर से इतना पार्ट क्लियर। Yeah, ma'am. Yeah, ma'am. डू क्वेश्चन नंबर 54, चैट में बताओ। अच्छा, ज्वाइन नहीं हो रहा था इसका। चैट में देखना चाहेंगे हम कितने बच्चे पढ़ के आए। पहले 30 फिर बताऊंगी। सूर्यांश, क्या बात है, वेरी गुड बेटा, बहुत जल्दी आंसर दिया। आंसर नहीं पता मुझे, मैंने क्वेश्चन नहीं देखा, पर दिया तूने पहले, गुड। सूर्यांश, आकांक्षा, आंचल, प्रीक्षित, हर्ष, प्रवीण। एस बेटा, प्रवीण एस ऑप्शन कहाँ से लाऊं अब है? शिल्पी, शीतल, कृति, प्रवीण। अच्छा, सोनिया, कशिश, काजल, राज, शगुन, अंशिका, कृतिका, आर्यन, महक, हरीश, रिया, प्रीति, छवि। छवि अभी भी लेट हो गया आंसर। ज्योति, कशिश, अक्षिता, शालिनी, भूमि, राशि, सुरु, गौरव। गौरव बेटा इतना देर से। मुस्कान, अंतरिक्ष, तेरा आंसर नहीं आया, ट्राई कर, ध्यान से देख, पिक्चर देखो समझ आ जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है ना। नियति, तान्या, अर्णव, शगुन, पल्लवी। ओके, देखो, सिलेक्ट द अल्टरनेट नेटिव गिविंग करेक्ट आइडेंटिफिकेशन। सत्य बताना। तो ये एनसीईआरटी की पिक्चर है ना। देखो एनसीईआरटी की पिक्चर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखो यहाँ से पता चल रहा है। आइडेंटिफाई करना है करेक्ट कि स्ट्रक्चर भी सही बताओ और उसका फंक्शन भी सही बताओ। कौन सा डायग्राम? ए वाला। और ए वाला डायग्राम देखो तो क्या है, ऐसा है, इसमें पूछू 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 पूछू। ये किसका पिक्चर है? माइटोकॉन्ड्रिया। और ये क्या करता है? एटीपी बनाता है। आंसर विल बी ए, और कोई नहीं था। इसके अलावा इन्होंने गोल्जी अपैरेटस, लाइसोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करी है, तो इनको देख के मुझे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम आ गया। कर ले उसको एक बार डिस्कस। Yeah, ma'am. ठीक है, चलो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पास जाने से पहले एक बार के लिए मैं यहाँ आ जाती हूँ, यूकैरियोटिक सेल पे आ जाते हैं, है ना। यूकैरियोटिक सेल की खास बात क्या होती है कि उसमें सबसे ज्यादा जो कॉम्प्लिकेटेड और सबसे ज्यादा डिटेल में आपको पढ़ना है, दैट वुड बी, जो मैंने आपको पिल्लाई वगैरह पढ़ाया ना, वो यहाँ डिटेल में दिए हैं, पढ़ सकते हो यहाँ पे। देखो यूकैरियोटिक सेल पे आओ। इसमें आपको जो याद रखना है वो ये बात कि इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें बहुत डिटेल में स्टडी है, और आपने क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ा भी हुआ है, राइट। Yeah, याद रखना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पहले डिस्कवर नहीं कर सकते थे क्योंकि माइक्रोस्कोप नहीं थे, राइट। तो बाद में जब डिस्कवर हुई उसकी स्टडी, तो उसकी स्टडी हुई थी आरबीसी के ऊपर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आपने आरबीसी पे पढ़ा है। अब यूकैरियोटिक सेल होते क्या है? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में अगर आप देखोगे तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में यू विल सी कि मोनीरा कौन से सेल होते हैं? प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर। उसके बाद प्रोटिस्टा। फिर फंगस, फिर प्लांट, Plant. एनिमल।
ये सारे के सारे क्या होते हैं? यूकेरियोट्स। कैरियो इन्होंने पहली लाइन में यही लिखा है, अगर तुम देखो तो गौरव इन्होंने पहली लाइन में तो बेटा यही लिखा है, किंतु बहुत बोरिंग तरीके से लिखा है, तो इंटरेस्टिंग तरीके से लिख लियो, फिर याद रह जाएगा। ठीक है, अब देखो इधर आते हैं सेल मेम्ब्रेन की बात, आगे चलते हैं, यहाँ से नहीं। पिक्चर कहाँ है? पिक्चर पिक्चर तो चाहिए मुझे इसकी। ये क्या हुआ? ये देखो मिल रही है सेल मेम्ब्रेन। कौन सी पिक्चर ढूंढ रहे हो? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ढूंढ रही हूँ, मिल गई मुझे, कहाँ छुप के जाएगी। देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे क्वेश्चन बहुत आते हैं, बहुत पसंद है इनको ये। आरबीसी पे स्टडी किया था, सबसे पहले तो क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं, ये जो तुमको लेयर दिख रही है कितनी है? बाई दो। सिंगल हाँ, ये एक है, सिंगल लेयर है ये, मुक्का खाएगा। मैम एक दो सिंगल ले रहे हैं फिर दो उसमें। दो। एक सिंगल लेयर है, मैम लिपिड की सिंगल ले रहे हैं उससे बाय लिपिड की सिंगल लेयर है। बाहर निकल जा, भाग भाग, भाग। सही है, तेरा भाई सही पीटता तुझे बेटा बाई लेयर है, ठीक है, लिपिड की बाई लेयर है, एक लेयर लिपिड की ये, एक दूसरी लेयर लिपिड की ये, तो लिपिड की बाई लेयर है। और ये जो लिपिड की बाई लेयर है ना, इसके ऊपर फॉस्फेट ग्रुप लगे हैं, तो इसलिए हम इसे बोलते हैं फॉस्फोलिपिड। तो फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमारी प्रोकैरियोटिक सेल सबकी ऐसी है, इसी से बनी है, ठीक है। अब इसके पास कुछ कंपोनेंट होते हैं, सबसे पहले आपसे ये पूछ लेते हैं कि चलो तुम्हें सब नहीं पता, कोई बात नहीं, ये बता दो कि आरबीसी में जो लिपिड की बाई लेयर है उसमें से कितना % है, सॉरी पहले ये बताओ कि जो हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें क्या क्या है। एक तो हमको दिख रहा है लिपिड है, और क्या दिख रहा है आपको? प्रोटीन। प्रोटीन, और क्या दिख रहा है? कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट, और क्या दिख रहा है? कोलेस्ट्रॉल होता है। कोलेस्ट्रॉल। हाँ बहुत जरूरी चीज है ये, डिटेल में नहीं बता सकती क्योंकि फिर तो एक लेक्चर इसी में जाएगा, पढ़ लेना इसको, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ठीक है। तो वो पूछते हैं कि अच्छा ये बता दो कि आरबीसी में जो ये तुम्हारा क्या कहते हैं प्रोटीन भाई पड़े हैं, और ये जो आरबीसी में तुम्हारे लिपिड पड़े हैं, परसेंटेज बता दो बस। 52-40 मैम 52% प्रोटीन्स होते हैं और 40% लिपिड्स। 40 कितने % होते हैं? 40% लिपिड, तो कितने % बच गए? 8%। तो लगभग, हाँ बिल्कुल, तो लगभग 8% आपको क्या मिलेंगे इसमें? कार्ब एंड कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल। हाँ क्लियर है, ये क्वेश्चन आता है। ये मैम। अब देखो ये कहता है, देखो जो लिपिड की बाई लेयर है ना, फॉस्फोलिपिड की अपनी कहानी है, वो कह रहे हैं कि अपना जो सर है ना उसको पानी से है बहुत ज्यादा प्यार, वो है हाइड्रोफिलिक या फोबिक? हाइड्रोफिलिक। देखो अरे चुप हो जाओ, ये देखो ये वाली पिक्चर को मैं यहाँ खोल के बना रही हूँ, ये जो हेड है दिस इज अ हाइड्रोफिलिक, फिलिक मतलब प्यार, फोबिक मतलब डरना, तो तुमको मेरे से डर नहीं लगता ना, तो मैं फोबिक बनाऊंगी मेरे को, ठीक है। तो जो हेड होता है दिस इज हाइड्रोफिलिक, हाँ, और इसकी जो दो टेल्स होती है ना नीचे की तरफ, दैट इज हाइड्रोफोबिक। फोबिक का मतलब डर होता है ना, फोबिया किसी चीज से, क्लियर है। तो सारी टेल अंदर की तरफ है और ये सारे हेड्स बाहर की तरफ है। अब देखो ध्यान से देखना, ये जो रीजन है सेल के अंदर का पार्ट है, तो सेल के अंदर की तरफ आपको क्या मिलेगा? साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में भी तो पानी ही है ना, पानी से मिलके बना है, इसलिए आपको यहाँ पे हेड दिखते हैं। तो ये हेड टेल्स को बचा के रखते हैं ना, क्योंकि इनको पानी से प्यार है, ये पूंछ को बचा के रखते हैं, तो यहाँ पर भी हेड होते हैं। और बाहर की तरफ क्या मिलेगा आपको? एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, राइट, इसलिए दोनों तरफ हेड होते हैं, बीच में टेल होती है। अब प्रोटीन कहाँ होते हैं? प्रोटीन दो तरीके के हैं, एक प्रोटीन है, इधर देखो ध्यान से, इधर देखना, एक प्रोटीन है जो सिर्फ सरफेस पे पड़ा है, ठीक है। तो जो भी कभी कोई चीज कोने पे होती है, जैसे तुम्हारे रूम में दीवारें है ना, तो दीवारें को जो कोने हैं वो है पेरिफेरल रीजन। तो जो सरफेस पे प्रोटीन पड़ा है वो बाहर की तरफ भी हो सकता है, वो सरफेस पे अंदर की तरफ भी हो सकता है, पहले तो ये क्लियर कर लेना। ये नीचे साइटोप्लाज्म है, ऊपर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, तो प्रोटीन बाहर की तरफ सरफेस पे पड़ा है या अंदर की तरफ सरफेस पे पड़ा है, इस प्रोटीन को अपन बोलेंगे पेरिफेरल प्रोटीन। किंतु प्रोटीन कमाल है, एक बिल्कुल अंदर पड़ा है फोस्फोलिपिड की बाय लेयर के अंदर, तो इसको बोलेंगे हम इंटीग्रल प्रोटीन। ये बिल्कुल अंदर हो सकता है या ये दोनों को क्रॉस भी कर सकता है, क्लियर है। यो मैम। ये मैम। पिक्चर में देख लो, अब क्या ही था इसमें, देखो प्रोटीन का नाम है? हाँ उस प्रोटीन का कोई नाम नहीं है? है ना नाम, नामकरण ही तो करने लगे हैं। एक को बुलाएंगे हम सीता, दूसरे को बोलेंगे हम गीता। जो बाहर वाला प्रोटीन है उसको हम बुलाएंगे पेरिफेरल, ये दिख रहा है आपको,
इसको पेरिफेरल बोल देंगे। अब इसको अंदर वाले पार्ट को इग्नोर कर देना। और ये जो बिल्कुल ही अंदर छुपा बैठा है, दिस इज नोन एज इंटीग्रल प्रोटीन। ठीक है, तो प्रोटीन दो टाइप के होते हैं। क्लियर है? कोलेस्ट्रॉल अंदर की तरफ मिलेगा आपको, ऐसे छोटू छोटू सा दिख रहा है आपको, तो ये हमेशा इंटीग्रल होता है। और जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो इन कमबख्तों ने बनाए नहीं है, कहाँ है ये बनाया है क्या? शुगर, सॉरी, ये कार्ब है। कार्ब हमेशा आपको बाहर की तरफ मिलेंगे। ओके, डन। चलो अब अपन करेंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। रोने की क्या बात है, आवाज बैठ गई। नहीं रो रहे मैम। नहीं, दो तीन तो रो रहे हैं। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या है? कुछ नहीं करना, हमें हमने सेल के वो पढ़ने हैं, ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में अपन 4 ऑर्गेनेल पढ़ते हैं बेटा, से क्वेश्चन आता है तो पता होना चाहिए। फटाफट बता दो क्या सेल में हो रहा है। ये यूकैरियोटिक सेल में दिखेगा आपको, क्या है? ER वैक्यूल्स एंडोप्लाज्म गोल्जी हमसे गलती होगी, हमने आपसे पूछ लिया, अभी ना हाथ खड़ा करे, आप हाथ ही खड़ा करें, हम क्षमा चाहेंगे। ये खता हो गई मुझसे। सात्विक आया तू, इतना चुप बैठा है। श्रेयांश बता बेटा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर गोल्गी बॉडी, गोल्जी बॉडी, फिर वैक्यूल, लाइसोसोम, हाँ लाइसोसोम, वेसिकल्स, गुड, लाइसोसोम, हाँ गुड, यही ऑर्डर भी होता है। ठीक है, वेरी गुड। सो ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होता है, यानी कि ये सारे के सारे मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। पहली बात तो ये क्लियर कर लो। ओके, अब ये होते कैसे हैं इनके बारे में। सबसे पहले न्यूक्लियस नहीं होता एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में, तो प्लीज इसको क्लियर कर लेना। ठीक है, अब इनके बारे में क्विकली पढ़ेंगे और फिर हम अपने क्वेश्चन लगाएंगे। तो देखो, ये वाली पिक्चर दिख रही है सबको? मैम। कौन सा सेल है? कौन सा सेल है? प्लांट। कैसे पता चला? सेंट्रल में जब आपको बहुत बड़ा वैक्यूल दिखे तो वो प्लांट सेल है। एनिमल सेल में भी वैक्यूल होते हैं, लेकिन वो छोटे छोटे होते हैं, हमारे सेल में कोने में होते, अपने को नहीं दिखते। शीतल को तो बिल्कुल नहीं दिखते। ठीक है, तो वैक्यूल प्लांट सेल में। दूसरा, प्लांट सेल के पास क्या होगा? सेल वॉल, ओनली इन प्लांट्स। ठीक है, ये इसका यूनिक फीचर है। ठीक है जी, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ये भी सिर्फ प्लांट्स में होता है, और कुछ बैक्टीरिया में भी होता है ना? न्यूक्लियस बिल्कुल। अरे न्यूक्लियस हमारे सेल में भी होता है, बहुत पीटेगा। हमें क्या साइड में होता है? पेरिफेरल। हाँ, पेरिफेरल रीजन में होता है। हाँ नहीं, हाँ मतलब न्यूक्लियस की पोजीशन डिपेंड करती है, वो सेल फंक्शन क्या करता है। पेलिसेड सेल में नीचे होता है, बाकी में ऊपर, तो वो न्यूक्लियस के पोजीशन पे नहीं जाना हमने। ठीक है, अब देखो, एक सेल, आपने ये पढ़ोगे आप, आई डोंट नो मिनरल न्यूट्रिशन में आएगा भी नहीं। एक सेल दूसरे सेल से जो कम्युनिकेट करता है ना, तो इनके बीच में दरवाजे लगे होते हैं, छोटू छोटू से। इन दरवाजों को हम बुलाते हैं प्लांट के प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोसाइटम। वेरी गुड श्रेयांश, ये रहा प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, इस पे ध्यान देना, लेबलिंग आ सकती है, बहुत ही खराब होगा अगर तुम आंसर ना कर पाओ। अब देखो न्यूक्लियस को, देखो ये न्यूक्लियस दिख रहा है आपको, मेम्ब्रेनस है। न्यूक्लियस के ऊपर आपको ये वाले छेद दिख रहे हैं, ये है न्यूक्लियर पोर। इसी के थ्रू एमआरएनए बाहर जाता था और फिर उसमें ट्रांसलेशन होता था। न्यूक्लियस के सेंटर में आपको एक रीजन दिख रहा है, डार्कली स्टेन, यो मैम, ये नॉन मेम्ब्रेनस है, मेम्ब्रेन नहीं है इसमें, न्यूक्लियोलस में, लेकिन ये साइट है किसी चीज की। किस चीज की साइट है? एक्टिव राइबोसोम्स, राइबोसोम सिंथेसिस की साइट है। हाँ, यहाँ राइबोसोम बनते हैं। ओके, समझ आया? अब इसके बाद न्यूक्लियस के बाहर ही आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसी से चिपके हुए दिखेंगे, क्योंकि इसी की मेम्ब्रेन से वो मॉडिफाई होके बनते हैं। तो अगर तुम न्यूक्लियस हो, मान लो तुम्हारा सर न्यूक्लियस है, तो तुम्हारे जो बाल निकल रहे हैं ना, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, बिल्कुल इसी से निकलते हैं मॉडिफाई होके। ठीक है, तो दिस इज एन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इतना क्लियर? यो मैम। अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये बावला भी 2 टाइप का होता है। तो कभी ऐसे पिंपल हो जाए तो कैसा सरफेस हो जाता है अपना? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अगर राइबोसोम लगे हुए दिखे आपको, गोलू गोलू दिखे, तो हम उसको बुलाते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अगर वो बिल्कुल स्मूथ चिकना चिकना हो तो उसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जब तुम तेल को छूते हो, स्मूथ का मतलब है उसकी सरफेस पर राइबोसोम नहीं है। ठीक है, तो जब तुम तेल को छूते हो, कैसा होता है तेल को हाथ लगाने के बाद? हाथ सॉफ्ट हो जाता है। हाँ, तो तेल इज ऑयल, ऑयल इज फैट, फैट इज लिपिड। सो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या सिंथेसाइज करता है? लिपिड। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या सिंथेसाइज करता है? प्रोटीन, प्रोटीन्स। है ना?
ज्यादा नॉनवेज खा लो तो पिंपल आ जाते हैं गर्मी होने से, प्रोटीन अगर तुम ऐसे याद कर सकते हो तो। ठीक है, क्लियर है ये? कौन से खाने से आते हैं? जी मैम। राइट, इधर आओ। अब इसके बाद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास आपको ये स्ट्रक्चर दिखेगा, गोल्जी दिख रहा है? जी मैम। ये गोल्जी है, ध्यान से लेबलिंग ध्यान से देख लेना। उसके बाद आपको यहाँ पे लाइसोसोम भी दिख जाएगा, ये रहा लाइसोसोम्स, ये सर्कल लाइसोसोम्स है, लेबल आ सकता है। ये जो ऐसे आपको दिखते हैं ना, ये मेरे को ऐसा लगता है जैसे वो संतरा कभी खाया आपने, संतरे की फाड़ी जैसा दिखता है। जी मैम। माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, दीज आर द राइबोसोम। यूकेरियोटिक सेल में राइबोसोम कौन से वाले होंगे? ATS। Yes. ये वैक्यूल है, ये वैक्यूल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर एनवेलप हो गया, क्लोरोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म, पेरोक्सिज्म, पेरोक्सिज्म स्पेशल स्ट्रक्चर्स हो गए। ठीक है, और वैक्यूल की जो ये आउटर लेयर होती है, नलायक को क्या बुलाते हैं? इसको बताया था मैंने, टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट। हाँ, टुन टुन के दोस्त है ये। राइट, चलो एक बार एनिमल सेल देख लें। जी मैम। यस मैम। एनिमल सेल कैसे बनाया ना, बहुत बढ़िया उसकी। एनिमल सेल में अगर आप देखो तो ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल तो इसमें होती नहीं है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन से ही माइक्रोविलाई बनते हैं। हम कहते हैं ना इंटेस्टाइन में माइक्रोविलाई होते हैं, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बनते हैं, और कोई स्ट्रक्चर नहीं होते। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर भी ना साइटोस्केलेटन होता है। देखो, अगर तुम सीधे बैठ पा रहे हो, कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए तुम्हारी बॉडी के अंदर? साइंटिफिक आंसर देना। बोन्स। हाँ, बैकबोन स्पेसिफिकली बोलूं तो, है ना। तो सेल को स्ट्रक्चर कौन देता है? सेल को जो स्ट्रक्चर देता है उसके अंदर की हड्डियां होती है, तो हड्डी लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे साइटोस्केलेटन बोलते हैं। तो साइटोस्केलेटन आके यहाँ पे लग जाते हैं और ये माइक्रोविलाई फॉर्म करते हैं। ठीक है, अब सेंट्रियोल इज समथिंग जो तुमको सिर्फ यही मिलेगा। ठीक है, तो देखो ऐसे याद रखना, एक बड़ा सा बनाना गोलू बना लो, ये आगे काम आएगा तुम्हारे। ऐसे तुमको पता होगा, सेंट्रोजोम एक पूरा बास्केटबॉल स्टेडियम है जिसके अंदर दो बंदे खेल कूद के लेटे हुए हैं, एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पे लेटे हुए हैं। ठीक है, लड़ाई हो रखी है उनकी, ये ऐसे लेटा है, दूसरा वाला 90 डिग्री पे ऐसे लेटा है। तो सेंट्रोजोम वो पूरा एरिया है, और इसके अंदर जो दो लोग लेटे हुए थे वो थे सेंट्रियोल। समझ आई? जी मैम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, Yes, ma'am. स्पिंडल फाइबर बनाने के बहुत काम आते हैं। ये सिर्फ एनिमल सेल में मिलते हैं, ये आपसे क्वेश्चन आता है। ठीक है जी, आइए। लाइसोसोम उसमें भी था, अपने पास इधर भी है। राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। क्लियर है कितना स्ट्रक्चर? जी मैम। चलो 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 चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आइए अब हम चलते हैं अपने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में सबसे पहले रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दो टाइप का है। तो देखो, जहां पर मेरे को गोल्जी दिख रहे हैं वो कौन सा है? रफ। जहां पर मुझे गोल्जी नहीं दिख रही है वो कौन सा है? स्मूथ। स्मूथ वाला क्या बनाता है? लिपिड। प्रोटीन बना दे तू। स्मूथ वाला मतलब चिकना चिकना ना, और रफ वाला क्या बनाता है? प्रोटीन। यार ये क्वेश्चन बनाना इतना सिंपल है, राइट। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा मैंने डायग्राम खोला, मैं कहूँ थ्योरी कहाँ गई? मेरे को एक लाइन दिखाने की दिख ही नहीं रही। एक सेकंड, एक मिनट का समय दे हमें। 2 मिनट ले लो मैम। हाँ हाँ, तेरा तो क्या जा रहा है? हो गई, चल बैठ। देखो, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, सबसे पहला क्वेश्चन यही, कौन सी ऑर्गेनेल? ये 4 ऑर्गेनेल्स इन्वॉल्व होते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में। इसको करो अंडरलाइन, पैसा मिलेगा इसको अंडरलाइन करने का। ठीक है, अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर हम बात कर लेंगे तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ वाले भी होते हैं, रफ वाले भी होते हैं। रफ वाले एक्टिवली प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, डायग्राम में लेबल कर लो। ठीक है जी, और जो स्मूथ वाले होते हैं वो लिपिड की सिंथेसिस करते हैं, राइट। तो देखो, अब हमारी बॉडी में एनिमल सेल में जो हार्मोन्स भी तो होते हैं, स्टीरॉयड हार्मोन, तो वो भी तो लिपिड वाले होते हैं। तो कौन सा स्टीरॉयड हार्मोन होता है, नाम बताना एक। टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन। टेस्टोस्टेरोन, हाँ। तो टेस्टोस्टेरोन कौन सा सेल बनाता है? लेडिक सेल्स। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन कैसे बन सकता है। टेस्टोस्टेरोन अपने ने बनाया लेडिक सेल ने, तो लेडिक सेल ने टेस्टोस्टेरोन बनाना है, जैसे स्टीरॉयड हार्मोन है। तो लेडिक सेल एक सेल ही तो है ना, तो इस सेल के अंदर आपको कौन सी ऑर्गेनेल ज्यादा मिलेगी? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या रफ? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट। क्योंकि उसने बहुत सारा क्या बनाना है? टेस्टोस्टेरोन बनाना है, लिपिड हार्मोन बनाना है। क्लियर है? तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ऐसे निकलेगा, अगर वो बोले कहीं पे प्रोटीन सिंथेसिस ज्यादा होनी है तो उस सेल में कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेगा? क्लियर है? चलो,
इसके बाद हम आते हैं गोल्जी के पास। कैमिलो गोल्जी ने इसको डिस्कवर किया था, इन्हीं के ऑनर में इसका नाम रखा है गोल्जी। गोल्जी गुलू गुलू ये ऐसा दिखता है। हमारी जो आईज होती है, जब मैं ये सेंट्रल लाइन लगा दूं, तो हमारी आंख कैसी है? ऐसी है गुरु, या फिर ऐसे बलजी है? बलजी। हाँ, तो ये जो Convex, बाहर वाला convex. हाँ, ये जो बाहर वाला स्ट्रक्चर है इसको अपन बोलते हैं कॉन्वेक्स, और ये जो अंदर की तरफ जा रहा है, जो अंदर की तरफ से मैं देखूं, मतलब ये Concave. कॉन्वेक्स है, तो दिस इज अ कॉन्केव। ये बात सही है? कॉन्केव। यो-यो यो मैम। गोल्जी में यही करना है तुम्हें। इस डायग्राम की लेवलिंग देख लो यहाँ गलती हो सकती है तुमसे, तुम्हारे जज्बातों के साथ खेला जा सकता है। डोंट वरी, क्वेश्चन करा दूंगा इसके बाद। हो गया वैसे। आजा बेटा आजा, देखो बेटे, ये वैक्यूल यहाँ पर एंटर हो रहा है और यहाँ से बाहर निकल रहा है। एरो लगाओ इस पे। डन मैम। Yes. एंटर किससे करता है? कॉन्वेक्स। यस मैम। Yes. यस नहीं, कुछ गलत है। कौन कॉनकेव से करता है। कॉन्केव। कॉनकेव से एंटर करता है। देखने से तो के भी लग रहा है। कॉनकेव लग रहा है ना? हाँ कॉन्वेक्स है, ठीक है। कॉन्वेक्स से एंटर करता है। ये देखने में ऐसा लग रहा है ना, एक्चुअली में इसकी लेबलिंग इसलिए मैं यहाँ कराने आई थी। ये देखने में अलग लगता है, लेकिन ध्यान से देखना, यहाँ पर वैक्यूल आके जुड़ रहा है और यहाँ से बाहर निकल रहा है। तो जिस तरफ से बाहर जाता है उस फेस को हम बोलते हैं ट्रांस फेस, और ट्रांस फेस को ही हम क्या बुलाते हैं? कॉन्केव। Maturing. कॉन्केव। कॉनकेव। और इसी को हम मैच्योरिंग फेस भी बुलाते हैं। सही बोल रहा तुम? दैट मीन्स दिस विल बी द कॉन्वेक्स। अब ये एनसीईआरटी की पिक्चर थोड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी होगी ना, तो हो जाती है, इट इज ओके। आपको ये मिलता रहेगा बहुत जगह, जहां भी मिलेगा हम उसको अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक है जी, इतना क्लियर है? अब देखो हुआ क्या, अब देखना हुआ क्या था, इतनी देर से चल क्या रहा है। देखो, ये रहा मेरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मैं ऐसे बना दूं, चलेगा? इसके राइबोसोम है लेट्स से, और इन्होंने प्रोटीन की सिंथेसिस करी। अब ये प्रोटीन की सिंथेसिस करके ना उसको वेसिकल में डालेंगे। ये कभी भी ना खाली नहीं छोड़ सकते, मतलब ओपनली साइटोप्लाज्म में चीजों को फेंक नहीं सकते हैं। साइटोप्लाज्म में दिक्कत हो जाएगी, वहां पे बहुत सारी चीजें रहती है। तो इन्होंने प्रोटीन बनाया और उसको एक वेसिकल में फोल्ड कर दिया। रेड कलर से बना रही हूँ, ठीक है? ये वेसिकल है, इसमें फोल्ड कर दिया, और अंदर की तरफ आपको प्रोटीन दिख रहा है, ग्रीन कलर का दिख रहा है। अबे छोड़ देंगे वेसिकल बाहर, बाहर फेंकेंगे वेसिकल। अब ये वेसिकल में जो प्रोटीन है ना, इसने मॉडिफाई होना है अभी, ठीक है? ये जो प्रोटीन है इसको ये नहीं पता कि इसको सेल के अंदर रहना है या फिर इसको सेल के बाहर जाना है। तो ये जाता है अगली ऑर्गेनेल में जिसका नाम है गोल्जी अपैरेटस। तो गोल्जी अपैरेटस क्या करता है, इस वेसिकल को अपने अंदर लेता है थ्रू कॉन्वेक्स एंड, और फिर इसको करता है मॉडिफाई। तो मॉडिफाई में क्या करता है, उसके ऊपर ना वो एक तरह से टैग्स लगा देता है कि इसके ऊपर टैग लगाया है, इसको सेल से बाहर फेंको, इसके ऊपर टैग लगाया है, इसको सेल के अंदर रखो, ठीक है? तो वो उसको मॉडिफाई करता है, उसके अंदर प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट वगैरह या लिपिड जिसकी भी रिक्वायरमेंट होती है उसको ऐड करता है, और ट्रांसफेस से उस चीज को बाहर फेंक देता है। तो गोल्जी इज लाइक पोस्ट ऑफिस, कि आप पोस्ट ऑफिस में चिट्ठी दो, फिर उसके ऊपर स्टैम्प वैम्प लगा के आगे भेज देंगे, राइट? तो गोल्जी में कॉन्वेक्स से एंटर करेगा एक वैक्यूल वेसिकल, और उसके बाद ट्रांसफेस से वो बाहर निकल जाएगा। ये समझ आया? तो ये थे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के दो पार्ट, ठीक है? अब गोल्जी से ही बन के, अब ध्यान से सुनना, अगला पार्ट है जिसमें कंफ्यूजन हो रहा है। गोल्जी से ही निकल के चीजें कहाँ जाती है? जहां उनकी डेस्टिनी है। सेल से बाहर जाना है बाहर चली जाएगी, अंदर रहना है तो अंदर रहेगी। तो गोल्जी से ही दो वेसिकल बनते हैं जिसके बारे में यहाँ ये बात करते हैं, ठीक है? तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी में आया वेसिकल, और वेसिकल गोल्जी से बाहर निकल के दो वैक्यूल बना रहा है। एक बना रहा है हमारे पास वैक्यूल, और एक हमारे पास बना रहा है लाइसोम। देखो, लाइसोसोम एंड वैक्यूल क्या होते हैं? पूरे पैक्ड मटेरियल है जो गोल्जी ने परफेक्ट करके बना दी है, उनमें और कोई मॉडिफिकेशन नहीं है। ये बात समझ आई? यस मैम। तो इन चारों को टुगेदर हम बोलते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ये क्लियर है? वैक्यूल क्या है? वैक्यूल क्या होता है? वैक्यूल इज अ स्ट्रक्चर जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर होता है और कुछ आयन होते हैं। जैसे सेल है, प्लांट का सेल है, उसके पास ज्यादा सोडियम पोटेशियम आ गए, तो क्या करता है, इसके अंदर स्टोर करके रखता है, या फिर तुमने उसको बहुत सारे पेस्टिसाइड दे दिए, वो वैक्यूल में स्टोर करके रखता है। एक्स्ट्रा पानी आ गया, वैक्यूल में रखता है वो, तो सब कुछ वो वैक्यूल में रखता है थ्रू टोनोप्लास्ट। लाइसोसोम क्या होता है? एक ऐसी ऑर्गेनेल है जिसके अंदर बहुत सारे एंजाइम पड़े होते हैं, ठीक है?
तो ये एसिडिक सा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर बहुत सारे एंजाइम है। अगर ये फटेगा तो ये सबको तबाह कर देगा। तो दो चीजें होती है, देखो ये एक बॉक्स है जिसके अंदर बहुत सारे क्या पड़े हैं, एंजाइम, खतरनाक हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, पानी की मदद से चीजों को तोड़फोड़ करेंगे। तो मान लो हर चीज की उम्र होती है ना, तो मान लो ये एक सेल है, मैं सेल हूँ, मेरे अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना वो बुढ़ा हो गया। तो माइटोकॉन्ड्रिया बुढ़ा हो गया तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा, जो भी बुढ़े हो जाते हैं बहुत टाइम के बाद, उसके बाद एक नेचुरल प्रोसेस क्या होता है, बाइंडरी फ्यूजन, डेथ हो जाती है ना ऑर्गेनेल की, राइट। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, चुपचाप आएगा लाइसोसोम के पास और लाइसोसोम के अंदर चला जाएगा और लाइसोसोम के एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया को मार देंगे। समझ आया? तो ये क्या करता है, जो भी टोन आउट ऑर्गेनेल्स होते हैं सेल के, उसकी सफाई करता है। अब दूसरा एक सेल है, उसकी उम्र हो गई है काफी, अब उसने डिसाइड करा है कि सेल ने डेथ कर लेनी है अपनी, ठीक है। सो सेल्स ना उनका डिसाइडेड होता है कि उनको मरना है। हम कहते हैं ना 120 डेज के बाद आरबीसी मर जाती है, कैसे मरती है, समझने की बात है ना, ग्रे बर्ड के पास चली जाती है, होता क्या है। तो जब सेल डिसाइड करता है ना उसको मरना है, तो उसके अंदर ये जो लाइसोजाइम है ना, जैसे 100 लाइसोजाइम पड़े, 100 के 100 लाइसोजाइम एक साथ फट जाते हैं। तो सोचो साइटोप्लाज्म के अंदर एकदम से लाइसोजाइम फटते हैं तो धमाका होता है, और वो सारे एंजाइम उस पर्टिकुलर सेल को मार देते हैं। तो लाइसोजाइम क्या करता है, पहला जितने ऑर्गेनेल्स हैं जो मरना चाहते हैं उसके अंदर आके मर सकते हैं, दूसरा वो पूरे सेल को भी मार सकता है जब टाइम आएगा। समझ आई ये बात? तो ये था हमारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इन वेरी वेरी शॉर्ट। अब क्वेश्चन करें? मैम। हाँ करो, 22 23 तो हो जाने चाहिए। समझ में भी आ रहा है या नहीं? समझ आ रहा है या नहीं? ठीक है भैया, बेटे डाउट है? अच्छा, क्वेश्चन नंबर के साथ भेजना। ओके प्रवीण, ये क्या है? इरिग्री लजो, रिस्पेक्टिव, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, गुड बेटा गुड। ओके प्रवीण, शीतल, प्रक्षित, काजल, छवि, अरे वाह छवि ऊपर आ गई, शाबाश। आकांक्षा, शगुन, हरीश, अंशिका, हरीश नीचे चला गया थोड़ा सा। आंचल, आंचल सीढ़ी नहीं मानेंगे हम यहाँ पे सीढ़ी नहीं चलाते। सोनिया, हर्ष, कृति, प्रीति, प्रीति प्रीति, कशिश, आंचल, आर्यन, रिया, पल्लवी, पल्लवी देर से आंसर आ रहा है, राजकुमारी, कशिश, शिल्पी, अरे चूहे मारने वाली शिल्पी, नवनीत कौर। दो आंसर और समझा दूंगी, 2 मोर आंसर्स, ट्राई तो करो, इतने सारे बच्चे हो। हमारे नए वाले बच्चे कहाँ गए? आए नहीं आज दोनों? इसी क्लास में थे ना? मत दो जवाब अप्लाई को। मैम। चलो आगे तो ठीक है। Which is the important site of formation of glycoprotein and glycolipid in eukaryotic cell? तो यूकरियोटिक सेल में ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड बनने की सबसे बढ़िया साइट कौन सी है? मैंने कहा था ना छोटे छोटे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल ऊपर ऐड कर देते हैं बने हुए स्ट्रक्चर्स में, तो वो कौन सी साइट होती है? देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लिपिड भी आ सकता है बन के डब्बे में पैक होके। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अगर रफ वाला है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सॉरी स्मूथ वाला है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब रफ वाला है तो क्या बन के आ सकता है? प्रोटीन्स। सब कुछ बना हुआ कहाँ जाता है? गोल्जी। गोल्जी उनको मॉडिफाई कैसे करता है? उनके ऊपर कार्बोहाइड्रेट लगा देता है, कहता है लो हमारे ऊपर ऐसे क्लिप लगा दिया, राइट। सो द साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड वुड बी गोल्जी, आंसर वुड बी सी। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, गोल्जी के आगे स्टेटमेंट लिख लेना। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? गलती ढूंढनी है हमें, गलती, सत्य नहीं है वो।
लाइसोसोम आर फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लाइसोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बन रहे थे या फिर गोल्गी से? नो मैम, गोल्गी से। लास्ट वाला देखते हैं। हाँ, ये तो गलत है, गलत बात। लाइसोसोम हैव न्यूमरस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं उसके पास। यो मैम। Yes. The hydrolytic enzymes of lysosome are active under acidic pH। हाँ बोल। यो मैम। एक सेकंड, डाउट है कुछ? नहीं। तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम एसिडिक पीएच के अंदर एक्टिवेट रहते हैं। कितना पीएच होता है लाइसोसोम के अंदर? लगभग 5 to 5.5 इतना पीएच रहता है। तो आपको पता है ना, 7 से नीचे एसिडिक होता है, 7 से ऊपर एल्कलाइन होता है, राइट? तो ये वाली स्टेटमेंट सही है, एक्टिव रहते हैं एसिडिक पीएच में वो। लाइसोसोम आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, बिल्कुल होती है भैया उसमें मेम्ब्रेन। Yes, ma'am. तो आंसर वुड बी A. गुड, ट्राई करना। हाँ हाँ बोल प्रवीण। क्लास में पूछ लूंगा। ठीक है, तो कोई डाउट था? अभी हाथ नहीं खड़ा करूंगा तो मैडम भाग जाएगी। सॉरी 24 रहने दो अभी, क्योंकि 24 आप उसमें छोड़ोगे प्लांट फिजियोलॉजी में। 25 ट्राई करना, तो मुझे एक कॉन्सेप्ट पढ़ा के भेजूंगा मैं। इससे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन। अरे वाह, अरे तो पढ़ के आ गया आज, शाबाश। सबको पीछे छोड़ता हुआ आर्यन, प्रियांश, यार हम भी पीछे पीछे, शाबाश शिवराज, राजकुमारी, कृतिका, छवि, अरे वाह छवि और ऊपर आ गई, शिल्पी, आकांक्षा भी आ गई, प्रवीण, सी बोथ, मैंने पूछा ही नीचे वाले का आंसर है। ज्योति है, लो ज्योति। चलो, तो शोल्डर इन द लोअर आर्म ऑफ सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम रेफर टू एज। ओहो, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर खोलना पड़ जाएगा हमें, ये तो बहुत गहरी बात पूछ ली। कहाँ है क्रोमोसोम? क्रोमोसोम कहाँ है? 139 पेज में। अरे बेटा 139 पेज पे तेरे तो है। इसकी बुक बंद कैसे हो गई? कौन चैप्टर था? 8। खोल के तो रखा था मैंने, बंद कैसे हो गई? पिछली क्लास में हो गया होगा, कोई बात नहीं। ये पिक्चर, इससे आता सवाल, सवालों पे सवाल आते हैं इस पे, बहुत महत्वपूर्ण है ये। देखो बेटे, ऊपर आते हैं एक बार। मेरे को पता है 5 मिनट है, लेकिन जबरदस्ती पढ़ा के जाऊंगी। देखो, जो एक क्रोमोसोम होता है, दिस इज 1 क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या होता है? डीएनए है कंडेंस फॉर्म में। इसके अंदर क्या क्या मिलेगा आपको? डीएनए प्लस कौन सा प्रोटीन? हिस्टोन प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन, राइट? चलो उसको लिख के मैं कंफ्यूज नहीं करती, हटाते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है जी। अब ये जो क्रोमोसोम होता है ना, इस सेंटर से थोड़ा कॉन्स्ट्रिक्ट होता है। यहाँ पे डीएनए बहुत कॉम्पैक्टली पैक्ड होता है। इस रीजन को अपना क्या बुलाते हैं? सेंट्रोमियर, ठीक है? तो सेंट्रोमियर इज नथिंग बट कॉन्स्ट्रिक्शन। कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब ऐसे दबा के रख दिया आपने, है ना, कॉन्स्ट्रिक्शन। सेंट्रोमियर के आसपास क्या होता है? कटोरियां आगे लग जाती है, दोनों तरफ कटोरियां लगती है। इस कटोरी को अपना क्या बुलाते हैं? काइनेटिकोर। हाँ, पर प्रोटीन की कटोरी है ये, ठीक है? स्पिंडल फाइबर खुद ही बनाते हैं इसको। अब देखो, अगर आपको याद हो, सेल साइकिल में 1000 करोड़ साल पहले कभी आपने पढ़ा होगा, सेल साइकिल में एक जाता है डीएनए, सारे क्रोमोसोम जा रहे हैं, मैं तुमको एक दिखा रही हूँ। ये गया और उसकी एस साइकिल में गया। एस साइकिल में जाके ये क्या हो जाता है? जुड़वा। हाँ, जब ये जुड़वा हो जाता है ना, तो अगर मैं इसको बोल रही हूँ ना एक क्रोमोसोम है, तो सेकंड इमेज को मैं क्या बोलूंगी? वो कितने क्रोमोसोम है? ये भी एक ही क्रोमोसोम होता है। कैसे करते हो क्रोमोसोम को काउंट? आपको सेंटर में देखना होता है सेंट्रोमियर कितने हैं। बेटा ये एक ही सेंट्रोमियर से अटैच है, तो ये एक ही क्रोमोसोम है, बस जुड़वा है। तो मैं इसकी एक टांग को क्या बुलाऊंगी? क्रोमैटिड। तो ये दोनों एक जैसी दिखती है, इसलिए हम इसे बुलाते हैं सिस्टर क्रोमैटिड, जुड़वा बहनें, सीता गीता। समझ आई? अब इस कॉन्स्ट्रिक्शन के बेसिस पे क्रोमोसोम के अलग अलग नाम है। नीट इससे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। अगर सेल से क्वेश्चन आएगा, इस पार्ट से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है? तो क्रोमोसोम की नेम ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। तो बिल्कुल सेंटर में अगर सेंट्रोमियर है, तो इस क्रोमोसोम को क्या बुलाते हैं? बताओ देख के। मेटासेंट्रिक। देखो यहाँ लिखा है, ध्यान से। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम हैज मिडिल सेंट्रोमियर फॉर्मिंग 2 इक्वल आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम, ठीक है?
तो ऊपर वाली आर्म को बोलते हैं अपन पी आर्म, और जो नीचे वाली आर्म होती है उसको क्या बुलाते हैं, क्यू आर्म। ऐसे होता है, ठीक है। अब देखो ये जो है ना, ये थोड़ा सा खिसा दो एक तरफ, तो सेंटर से इसको थोड़ा सा मैंने ऊपर कर दिया। एक आर्म होगी मेरी छोटू, एक आर्म होगी मेरी बड़ी, है ना। तो इसे हम कहते हैं सब मेटासेंट्रिक, थोड़ा खिसक गया उससे, राइट। सो सब मेटासेंट्रिक इस क्रोमोसोम जहाँ पे सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे होता है मिडल से, ठीक है। एक छोटी आर्म और एक बड़ी आर्म बनने लग जाएगी। अब जो सेंट्रोमियर है उसको तुम थोड़ा सा और खिसका दो, और खिसका दो, कि एक बहुत ही छोटी आर्म बनेगी और बाकी दो थोड़ी लंबी आर्म बनेगी। इसे हम क्या बुलाते हैं, Acrocentric. एरो। किसका एरो, एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक, ठीक है। तो दिस वन इज एक्रोसेंट्रिक। और अगर इसको सेंट्रोमियर को बिल्कुल कोने में पहुंचा दे कि शॉर्ट आर्म ना के बराबर है, ऑलमोस्ट एब्सेंट, ऑलमोस्ट एब्सेंट, कंप्लीटली एब्सेंट नहीं है, इसको अपन क्या बुलाएंगे, इसे टांग ही तो दिया है, इसके नाम पे क्वेश्चन आते हैं, समझ आई। तो पी एन क्यू आर्म होती है क्रोमोसोम की, यही क्वेश्चन पूछा था उसने। करा दूं, इतने चली जाऊं। तो shorter and the longer arm of the submetacentric chromosome would be P and Q. मैम। रुक जाओ, जाना मत, ये वाला ट्राई करना। ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर भेज दूंगी। एक बार लगा दो प्लीज, क्वेश्चन प्लीज। फिर हमारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम और क्रोमोसोम का पार्ट। फिफ्टी वन। ये तो आपने एनसीईआरटी डायग्राम में करा है ना। देखो, which of the following organelle is the in the figure correctly matches with its function। तो ऑर्गेनेल कौन सी दिख रही है आपको फिगर के अंदर, आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहे हैं, इतना तो क्लियर था फिगर से। तो गोल्जी तो नहीं होगा। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपको इसके ऊपर ये लिख रहे हैं ना गोलू लगे हुए, तो ये तो प्रोटीन सिंथेसिस करते थे ना, राइट। आंसर वुड बी बी। क्लियर, यस डायग्राम पिक्चर आ गई ना, तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा बहुत समझ आया, थोड़ी मदद हुई 11th में, ये मैम। बहाने थोड़ी रिवीजन हुई।